आज का टॉपिक है वस्त्रों उपयोगी रेशों का वर्गीकरण। इसका मतलब ये है कि जो हमें वस्त्र के लिए उपयोगी रेशे हैं उनका अलग अलग उनके गुणों के आधार पर, उनके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर और उनके टिकाऊपन और जो अनेक गुण हैं उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रेशा जो है वो वस्त्र की मूल इकाई होता है, यानी रेशे के बिना वस्त्र का निर्माण असंभव है। और जो रेशे होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सारे प्रकार के सारे रेशे हमें प्रकृति से ही प्राप्त हैं, चाहे वो जांतव रेशे हो, चाहे वो प्राकृतिक रेशे हो, वानस्पतिक रेशे हो। पहले हम रेशे की परिभाषा जान लेते हैं कि रेशे होते क्या हैं। रेशा एक बाल सदृश व्यास के पदार्थ की इकाई है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि जो रेशा है वो हमारे एक बाल के समान होता है। बाल जितना लंबा और उसकी गोलाई जितनी होती है, उसका व्यास होता है, उसके समान वो रेशा हमें दिखाई देता है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होती ही है। और अभी जो आधुनिक युग में वस्त्र निर्माण कला में अत्यधिक उन्नति हुई है। आजकल ऐसे रेशों का निर्माण होता है जो प्रकृति में तंतु विहीन, जैसे पेड़ के तने से जो लुगदी मिलती है उसके भी रेशे बनाए जाते हैं। कुछ रेशों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है जिसमें केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि इन सब की ही आवश्यकता होती है। इन्हीं से हम रेशे का निर्माण कर सकते हैं। और रासायनिक रेशों का आविष्कार हो रहा है। नित्य प्रतिदिन नए नए रासायनिक रेशों का आविष्कार हो रहा है जो कि यंत्रों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो प्रकृति में उपस्थित किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे से मिलते हो, चाहे वह जंतुओं से, पशुओं से या नन्हे कीड़ों से। प्रत्येक वर्ग का रेशा अलग अलग रूप में होता है, अलग अलग गुणों से परिपूरित रहता है। वानस्पतिक एवं प्राणी रेशों के अतिरिक्त कुछ रेशे खनिज भी होते हैं। खनिज रेशे वो जो हमें खदानों में या जब हम जमीन की भूगर्भ से मिलने वाले जो भी तत्व हैं उनसे अगर जो रेशे बनाए जाते हैं वो खनिज रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशों को मुख्यतः हम 3 उप प्रकार में बांट सकते हैं। पहला वानस्पतिक, दूसरा प्राणिज और तीसरा खनिज। जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, वानस्पतिक जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वो वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। इन रेशों की रचना सेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है कि पौधों के कोशों में पाया जाता है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अंश रहता है। यानी इन तीनों पदार्थों से मिलकर सेलुलोज बनता है और इस सेलुलोज से प्राकृतिक वानस्पतिक रेशों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वानस्पतिक रेशों के प्रकार। इन वानस्पतिक रेशों को भी बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब हमें किन किन तरह से ये वानस्पतिक रेशे प्राप्त होते हैं उनके आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे हम कुछ रेशे हम सुनने में भी आते हैं, उन रेशों के बारे में हम जानते भी हैं, जैसे कपास हुआ, लीलन, कापोक, जूट, हेम्प, नारियल, रेमी, सन, अबाका को हम दूसरा मनीला नाम से भी जानते हैं, सीसल और पीना। सबसे पहले हम कपास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो कपास के पौधे से प्राप्त रेशा होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, इसमें ही बताया गया है कि जो कपास के पौधे में बीज होता है उन बीजों को रक्षा के लिए प्रकृति द्वारा उस पर सफ़ेद कलर के रेशों से वो बीज ढका रहता है। इसलिए अभी सीड हेयर भी कहते हैं, यानी कि बीजों का बाल भी कहा जाता है। और यह विश्वव्यापी रेशा है, यानी कि पूरे संपूर्ण विश्व में ये रेशा पाया जाता है। उसके बाद लीलन। जितने भी रेशे हैं ये वानस्पतिक रेशे, ये सब पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। लीलन है ये फ्लाक्स, एक पौधा होता है उसका नाम है फ्लाक्स।
के पौधे के तने या डंठल से प्राप्त होता है। इन पौधों को पहले उखाड़ लिया जाता है, फिर पानी में फुलाकर इनकी छाल अलग की जाती है। जब इनकी छाल अलग हो जाती है तो अंदर से रेशे निकलते हैं। उन रेशे को अलग अलग करके और उनको साफ करके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद है कापोक। कापोक भी वृक्ष के समान फल से प्राप्त होता है। जो कापोक का वृक्ष होता है उसके फल से ये रेशा हमें प्राप्त होता है। ये भी कपास के समान ही बीजों की रक्षा करते हैं। यह रेशे महीन और सूक्ष्म होते हैं, यानी ये कपास से भी ज़्यादा पतले होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद है जूट। जूट का पौधा होता है, उससे जो कि 5 से 12 फीट तक की लंबाई का होता है। पूरे संपूर्ण पौधे को उखाड़ लिया जाता है, फिर उसको भी पानी में फुलाकर पीटकर और उसके रेशे को अलग किया जाता है। उसके बाद है हेम्प। यह एक ऐसा पौधा है जिसका नाम कैनाबिस सटिवा है, उसके तने से प्राप्त किया जाता है। फिर आता है नारियल का रेशा। जो नारियल है उसकी छाल के ऊपर जो भूरे भूरे कलर के जो बिल्कुल सख्त रेशे पाए जाते हैं, उनसे इन रेशों का निर्माण किया जाता है। रेमी का रेशा एक कांटेदार झाड़ी से प्राप्त किया जाता है। उस झाड़ी का नाम है नेटल प्लांट, उसको नेटल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है सन। जो सन का पौधा है अधिकतर एशिया के दक्षिण भाग वाले देशों में और भारत में ही मिलता है और कहीं भी इसको प्राप्ति का स्थान नहीं है। इसी पौधे से सन नामक रेशे की प्राप्ति की जाती है। फिर अबाका या मनीला। जैसे मैंने पहले बताया कि अबाका को मनीला भी कहा जाता है। ये 12मासी पौधा है। बाकी जो पौधे हैं वो 2-4 महीने या 6 महीने उन तक ही उसका उत्पादन रहता है, पर जो अबाका है वो 12मासी, यानी पूरे साल भर ये पौधा हम इसकी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये फिलीपींस द्वीप समूह में ज़्यादा पाया जाता है और इनसे अबाका या मनीला नामक रेशे की प्राप्ति होती है। फिर है सीसल। ये पौधा इस प्रकार से उगता है कि जो जड़ है, जड़ के पास से ही इसकी पत्तियां निकल जाती हैं। लंबी लंबी पत्तियों वाला पौधा होता है ये। इसको पटक कर, खुरच कर और फिर उसके रेशों को साफ किया जाता है और फिर सीसल नामक रेशों की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद आती है वानस्पतिक रेशों में पीना। पीना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पाइनएप्पल की पत्तियों से बनाया जाता है। पाइनएप्पल की पत्तियों को तोड़कर, सुखाकर और उसे भी उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम पीना नामक जो रेशे हैं वो प्राप्त करते हैं। और इसका एक बहुत ही फेमस उत्पादन फिलीपींस द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं पीना क्लॉथ। पीना क्लॉथ के नाम से वो कपड़ा बहुत फेमस है वहाँ पर। आगे की रेशों की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।